हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु पल और आप सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु पल बेस्ट केमिस्ट्री में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 6। लास्ट क्लास हम लोग ने ट्रांजिशन एलिमेंट पे खत्म किया था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे, सभी बच्चे कॉपी पेन ले लेंगे हाथ में और हेडिंग डालेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट जो जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में या बोथ। ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स which have incompletely filled which have incompletely filled d orbital d orbital अच्छा, those element which have incompletely filled d orbital in ground state or in oxidation state and तो ऐसे एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा या तो ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में या दोनों में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट में या दोनों में इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक कैडमियम एंड मरकरी are not considered are not considered as a transition element. Zinc, cadmium and mercury are not considered as a transition elements. तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। अब क्यों नहीं कहते? बिकॉज 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 रीजन क्या है, आप समझिए। जैसे अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 4s2 3t10 4s2 3t10। हो गई कि नहीं हो गई? अरे ग्राउंड स्टेट में कहेंगे इसको, ये कौन सी स्टेट में लिखी है, ग्राउंड स्टेट में। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट of D block element, most common oxidation state of D block elements क्या है, +2। ओ माय गॉड, क्या है, +2। क्या है, +2। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट +2। कितनी है, +2। कितनी है, +2। अच्छा, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। और मैं इसको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाऊं तो भाई साहब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन। भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होंगे, 4s में से, तो ये हो जाएगा 4s0 3d10 4s0 3d10। ये कौन सी स्टेट में लिखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन सी में लिखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी भी डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। अभी भी डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव completely filled they have completely filled d orbitals because they have completely filled d orbital in ground state और in oxidation state। इसी वजह से जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन नहीं कहते।
नोट करेंगे फटाफट इस लेंगे। चलो कल वाला एक बार रिवाइज करा देते हैं। अच्छा, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में लाया करता है वो कौन से एलिमेंट होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में लाया करेगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS0 से लेकर 2 तक, N-1D 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। अच्छा, हम लोग को फॉर्मूला क्या याद रखना है? NH2 N-1D 1 से लेकर 10 तक। पोजीशन लगा देने जो भी हो। ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे यार सर, एक बात बताइए, डी ऑर्बिटल तो कॉपर का भी कंप्लीट होता है ग्राउंड स्टेट में, सिल्वर का भी होता है। तो चेक कर लेते हैं। देखो, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s1 3d10। ग्राउंड स्टेट में इसका डी ऑर्बिटल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन जैसे ही ये कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर्गन 4s0 3d9। क्या डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है? इनकम्प्लीट है। 3d9 है तो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब या तो ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट होना चाहिए, या ऑक्सीडेशन स्टेट में, या दोनों में से किसी में भी। तो वो एलिमेंट हमारे ट्रांजिशन कहलाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट ही तो है। कब है? ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये ट्रांजिशन कहलाएगा। ऐसे ही देखो सिल्वर, नॉर्मली सिल्वर क्रिप्टन 5s1 4d10 ऐसे रहता है। लेकिन Ag प्लस क्रिप्टन 5s0 4d9, देखो ना, +2 सॉरी। ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका डी ऑर्बिटल बताओ कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में सिल्वर को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? ऐसा ट्रांजिशन। क्लियर है सभी बच्चों को? ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसे नहीं पूछते, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अक्रेंस वगैरह जो चीज है वो लास्ट में देखेंगे। मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा, डी ब्लॉक खत्म होगा, तब लास्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको भी स्टार्ट करेंगे ना, एफ ब्लॉक को, तभी अक्रेंस को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको कुछ मेटल्स याद रखने। कॉइन एज मेटल्स होते हैं। कॉइन एज मेटल्स वो कौन कौन से? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है। और नोबल मेटल्स भी आते हैं। नोबल का मतलब ये नहीं होता कि नॉन रिएक्टिव, नोबल का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। तो इसमें आते हैं कॉपर आता है, सिल्वर आता है, मर्क्यूरी आता है, प्लेटिनियम आता है, गोल्ड आता है। ठीक है, नोट करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ऊपर नीचे करके पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, समझ में आएगी। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो लिखेंगे जनरली, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स form a large number form a large number of complex compound।
जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो लार्ज नंबर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते। डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादातर लार्ज नंबर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेते। अब क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव एज अ सेंट्रल मेटल एटम। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव एज अ सेंट्रल मेटल एटम, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो लार्ज नंबर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव एज अ सेंट्रल मेटल एटम। किसकी तरह बिहेव करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। अब सेंट्रल मेटल एटम के पास तीन चीजें होती है खास, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होती है। पहला, वैकेंट ऑर्बिटल्स। क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल्स। दूसरा, हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। और तीसरा, स्मॉल साइज। तीसरा, स्मॉल साइज। तो सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए जिन तीन चीजों की जरूरत होती है वो तीनों चीजें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास बखूबी मौजूद होती है। स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे डर्टी पिक्चर में तीन चीजें थी ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ऐसे ही सेंट्रल मेटल एटम बनना है तो भैया वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए और स्मॉल साइज होना चाहिए। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव एज अ form a large number of complex compound because D block element behave as a central metal atom। उनके पास तीन चीजें सॉरी, वैकेंट ऑर्बिटल, हाई चार्ज डेंसिटी, स्मॉल साइज। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स की बात करूं, ZnNH3 का होल 4 2+। हमने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग को पढ़ा रखा है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हें तो पता है कि मैंने ये पढ़ा रखा है, और जो ऑनलाइन है अब यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए अभी मैं अगले क्लास, अगला जो चैप्टर लेके आऊंगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही लेके आऊंगा। तो यहां पर समझने की कोशिश करो। जैसे जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 4s2 3d10। अच्छा, यहां पर जिंक जो है वो सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है, CMe। और ये जो NH3 होता है इसे बोलते हैं लिगांड, सॉरी लिगेंड। आप लोग लिगेंड बोलेंगे, लिगांड नहीं बोलना। ठीक है, क्या बोलेंगे? लिगेंड। और जितने नंबर होते हैं लिगेंड्स के उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे जिंक है, आर्गन 4s2 3d10। ठीक है। अब भाई साहब जिंक चला गया, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। x+0 × 4 प्लस का 2। एक्स की वैल्यू आ गई, अरे +2 आ गई, एक्स की वैल्यू +2। तो फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s0 3d10। क्लियर है? अब देखो, अब मैंने बनाया ये 3d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 ऐसे बना दिया। ये 3d, ये 4s, ये 4p, आगे 4d भी बनता है, अभी जरूरत नहीं। ठीक है। अब भाई साहब ये जो लिगेंड है NH3, NH3 जो लिगेंड है इसके पास होता है एक लल्ला लोन पेयर। क्या होता है? लल्ला लोन पेयर। क्या होता है? लल्ला लोन। और वो लल्ला लोन पेयर किसको देगा? जिंक को देगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए, अब NH3 जो है वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है? मोनोडेंटेट। और मोनोडेंटेट के पास होते हैं एक लोन पेयर। एक NH3 के पास एक लोन पेयर, 4 NH3 है तो कितने लोन पेयर हुए? 4। तो देखो, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? लाइन से निकाल लो, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है?
टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। अब जैसे यहां पर जिंक लिखा है, भाई साहब एक NH3 ये दे रहा है लोन पेयर अपना से, ये NH3 भी इसे लोन पेयर दे रहा है, ये NH3 भी इसे लोन पेयर दे रहा है, और ये NH3 भी इसे लोन पेयर दे रहा है। अब जैसे NH3 यहाँ पर क्या है? गुंडे हैं, और ये क्या है? हमारी रजिया। ये गुंडे हैं और ये क्या है? रजिया। गाना तो सुना है कि रजिया गुंडों में वही है, ये रजिया है और ये क्या है? गुंडे। तो एक रजिया 4 गुंडों में फंसी है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अच्छा देखो, जो NH3 था वो लिगेंड था, लिगेंड अपने लोन पेयर क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। किसको करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम बड़ी जल्दी इन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, साइज भी छोटा होता है, और इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल। समझ में आया? तो जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ये आएगा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आप आंसर ये लिखेंगे, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव एज अ सेंट्रल मेटल एटम। क्यों? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चों? अरे सर मजा आ गया। क्लियर है? याद रखना है, ये लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 4। ठीक है, तो एक रजिया 4 गुंडों में फंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी आप इतना समझ, नोट करिए जब तक। चलिए अब आगे की बात, टू का काटना होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्या आती है? कैटालिटिक, स्पेलिंग गलत कर देता हूं मैं बहुत, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझते हैं। देखिए, पहले तो ये बताओ कैटलिस्ट क्या होता है? सर वही होते हैं जो आपने बताया। कैटलिस्ट ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। यानी कि कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब पंडित जी होते हैं, मतलब जो बेसिकली शादियां कराते हैं। अब शादियां कराने वाले पंडित जी जो होते हैं वो क्या करते हैं? लड़का लड़की को लाए, मंडप पे बिठाया, एक जगह प्रोवाइड की जहां उनके साथ फेरे करवाए, शादी कराई, और उन्हें भेज दिया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए। समझ गए ना? ठीक है, ऐसे ही होते हैं। अब कैटलिस्ट बेसिकली पंडित जी तो जा नहीं रहे हैं उनके साथ, शादी हो गई, उन्होंने वही काम खत्म किया और चल दिया। अब वही होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी क्या करता है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अब पंडित जी भी दो टाइप के होते हैं। अब जैसे मेरी शादी में पंडित जी ने कहा था, भाई तुम्हारा मंगलवार में लड़की पे काल सर्प हो गया, हमारी शादी 1 साल तक डिले हो गई। ठीक है, अब वही बात की शादी कर लेते तो पंडित जी मिल जाते, 1100 रुपए में करवा देते फटाफट शादी। अब मम्मियों के चोचले हैं, तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन जितना देर हुई ना उतना बढ़ गया, वो मजा आ गया उसमें। अब जीना हराम है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव लाइक अ कैटलिस्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव लाइक अ कैटलिस्ट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अब उसका कारण क्या क्या होता है? पहला कारण, हाई चार्ज डेंसिटी।
हाई चार्ज डेंसिटी, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स। और तीसरी बात, दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया of reactant molecules to accommodate on their surface। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव किसकी तरह करते हैं? कैटलिस्ट की तरह। क्यों? क्योंकि उनके पास हाई चार्ज डेंसिटी होती है, वैकेंट ऑर्बिटल, एंड दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू एकोमोडेट ऑन देयर सरफेस। अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास सरफेस है, किसकी सरफेस है? कैटलिस्ट की सरफेस है, ठीक है। अब ये कैटलिस्ट की सरफेस है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली, जैसे अब मैं तुम्हें बताऊं, इथीन की रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम कैटलिस्ट तो बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इथीन बनता है कि नहीं बनता? अब ऐसे ही N2 की रिएक्शन करा दो 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, तो 2NH3 बनता है कि नहीं बनता? हैबर प्रोसेस है, डिहाइड्रोजनेशन है, नहीं हाइड्रोजनेशन, सॉरी, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। तो अब ऐसे देखो, अब क्या है कि जैसे CH2 का एक मॉलिक्यूल, जैसे यहां पर दिखा देते, ये CH2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब होगा क्या कि ये सरफेस है किसकी? कैटलिस्ट की, ऐसे समझ। तो ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ये भी अपना बॉन्ड तोड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने को क्या कहते हैं? ये बॉन्ड टूट रहा है और ये भी बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड टूटने को कहते हैं बॉन्ड का ब्रेकअप होना। आज मैंने ब्रेकअप, वही बॉन्ड का ब्रेकअप होना। अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में BF चल रहा होगा। BF मतलब बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन, BF मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड फॉर्मेशन होते ही प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब कैटलिस्ट क्या कर रहा है? कैटलिस्ट कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which can increase or decrease the rate of a chemical reaction without involving itself। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है बिना इन्वॉल्व हुए रिएक्शन में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है? एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू एकोमोडेट ऑन देयर सरफेस। और उसके बाद ये क्या करेंगे? जहां पर इनके बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड फॉर्म होंगे, बीएफ चलेगा, बीबी होगा, बीबी होगा, बॉन्ड ब्रेकअप, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या बनेगा? इथेन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन बनेगा। अरे वाह सर, आया समझ में? आ गया। कर लेंगे, कल आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, और देखते रहिए हिमांशु सर। बाय बाय।